गेट पर दस्तक हुई। मैंने जाकर गेट खोला तो मेरे सामने मेरी माँ और छोटी बहन खड़े थे। उन्हें देखकर पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा सच सबके सामने न आ जाए। उनके पीठ पीछे मैं एक ऐसा गुनाह कर बैठा था जिसकी माफ़ी शायद मुझे कभी नहीं मिलती। मेरा नाम राहुल है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। मैं अपने हाथ मसल रहा था, मुझे पसीना आ रहा था। हालांकि गर्मियों के दिन नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ये सब कैसे हो गया। मैं अपने ख्यालों में गुम था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला था और मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। सामने मेरी छोटी बहन नैना और माँ खड़ी थी। तभी माँ बोली, राहुल बेटा, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। मुझे हैरत से देखते हुए सवाल कर रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं सो गया था। माँ ने जैसे ही मेरी बात सुनी, वो मुझे घूर कर देखने लगी। फिर बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम सुबह गए थे और अब वापस आ रहे हैं, और तुम अभी कह रहे हो कि तुम सो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बात उन्हें सही नहीं लगी है। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं माँ, मैं उठा हुआ था, मैं पढ़ रहा था। फिर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। उसके बाद मैं कमरे में जाकर लेट गया था। माँ कुछ पल तक मुझे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर चली गईं। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। आखिर मैंने कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कही थी, लेकिन फिर भी अंदर एक डर बैठा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पंखा चल रहा था। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मेरे मन में जो शोर था वो उससे भी ज़्यादा तेज था। मैं छत को देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं बार बार उन्हीं बातों को सोच रहा था जिनसे मैं बचना चाहता था। कुछ पुराने चेहरे सामने आ रहे थे, कुछ आवाज़ें कानों में गूंज रही थी, कुछ ऐसे पल याद आ रहे थे जिन्हें मैं भूल जाना चाहता था। मैं जितना उन्हें दूर करने की कोशिश करता, वो उतनी ही तेज़ी से वापस आ जाते। इतने में नैना कमरे में आई। उसने आते ही मेरा ब्लैंकेट खींच लिया और बोली, ये क्या टाइम है? तुम इस टाइम क्यों सो रहे हो? मैं एकदम से उठकर बैठ गया, जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेटा था, मन नहीं लग रहा था। नैना ने मुझे ध्यान से देखा, फिर बोली, तुम ठीक तो हो ना? सुबह से अजीब लग रहे हो। मैंने अपनी नज़रें चुरा ली और कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बोली, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम्हारा चेहरा बता देता है कब तुम ठीक होते हो और कब नहीं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला कि तुम ज़्यादा सोचती हो। वो बोली, अच्छा, ज़्यादा सोचती हूँ तो चलो उठो, खाना खा लो। तुम्हारी मासी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। मासी का नाम सुनते ही मैं बिना कुछ बोले उठ गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। मैंने नल खोला और चेहरे पर पानी मारा। ठंडा पानी चेहरे से बहकर नीचे गिर रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो गर्मी और बेचैनी थी वो कम नहीं हो रही थी। मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरी आंखें लाल लग रही थी, चेहरा थका हुआ था, होठ सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई रातों से सोया न हूँ। मैं कुछ देर तक खुद को देखता रहा, फिर गहरी सांस ली और बाहर आ गया। बाहर आया तो नैना प्लेट लेकर बैठी थी। उसने मेरे सामने खाना रख दिया। प्लेट में चावल थे। चावल मुझे बहुत पसंद थे। अगर घर में कुछ भी बना हो और साथ में चावल मिल जाएं तो मेरा मन खुश हो जाता था, लेकिन आज चावल देखकर भी कोई खुशी नहीं हुई। मैंने चम्मच उठाया, थोड़ा सा खाया, फिर चम्मच वापस रख दिया। नैना बोली, क्या हुआ? अच्छे नहीं बने क्या? मैंने सर हिलाया और कहा कि नहीं, अच्छे हैं। तभी माँ भी पास आकर बैठ गई। उन्होंने मुझे देखा और बोली, क्या हो गया तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उनकी आवाज़ में प्यार भी था, चिंता भी थी। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे क्या हो गया है। मैंने बस इतना कहा कि भूख नहीं है। माँ बोली, सुबह से कुछ खाया नहीं है और अब बोल रहे हो भूख नहीं है? बात क्या है, साफ साफ बताओ। मैं चुप रहा। माँ ने फिर पूछा, किसी से लड़ाई हुई है क्या? मैंने कहा नहीं। नैना बोली, पढ़ाई की टेंशन है क्या? मैंने कहा कि नहीं। माँ बोली, तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा नहीं। अब दोनों मुझे देखने लगीं। मैं उनकी नज़रों से बच रहा था।
असल में बात कुछ और थी, लेकिन मैं कह नहीं सकता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपने सबसे करीब वालों से भी नहीं कह पाता। मैं उनकी बात का जवाब देता, उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरा घर एकदम से शांत हो गया। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, नैना ने भी मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। पता नहीं क्यों, उस दस्तक की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज़ दरवाजे पर खड़ी है जिसका इंतज़ार मुझे बहुत समय से था, और डर भी उसी का था। माँ उठी और बोली, देखती हूँ कौन है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं भी अपनी जगह से उठ गया। नैना बोली, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा, मैं घबरा नहीं रहा। वो बोली कि तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। माँ दरवाजे के पास पहुंची और बोली, कौन है? बाहर कुछ पल तक कोई आवाज़ नहीं आई। घर में फिर सन्नाटा फैल गया। फिर बाहर से बहुत धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए। वो आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन बहुत कमज़ोर, बहुत टूटी हुई, जैसे उसने बहुत रोया हो। माँ ने कुंडी खोली और दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ एकदम से पीछे हट गई। पिताजी खड़े थे, शाम हो गई थी, इसलिए पिताजी भी काम से घर आ गए थे। घर का माहौल बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर सुबह से जो बेचैनी चल रही थी, वो अब और बढ़ती जा रही थी। पिताजी जैसे ही अंदर आए, उन्होंने हमेशा की तरह चप्पल उतारी और आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ गए। माँ तुरंत किचन में चली गई, क्योंकि पिताजी रात में चावल नहीं खाते थे। उनके लिए हमेशा ताज़ी रोटी बनती थी। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी माँ ने पीछे से आवाज़ दी, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया? मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा कि माँ, ज़्यादा भूख नहीं थी इसीलिए। माँ ने फिर पूछा, कोई बात है क्या? तुम सुबह से अजीब हो। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी आंखों में झांक कर मेरा डर पढ़ ले। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाहर किचन से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। रोटी सिकने की खुशबू भी कमरे तक पहुंच रही थी, लेकिन मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैं बार बार वही सोच रहा था जिसे सोचने से बचना चाहता था। तभी अचानक गेट पर दोबारा से दस्तक हुई। आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। मैं तुरंत सीधे होकर बैठ गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। पिताजी बाहर से बोले, देखता हूँ कि कौन है, और वो दरवाज़ा खोलने चले गए। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा, लेकिन कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। जैसे ही गेट खुला, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अरे भाई साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं उस आवाज़ को पहचान गया। वो पिताजी के दोस्त विजय चाचा थे, जो हमारे घर के बराबर में रहते थे। मेरी सांस एक पल को रुक गई, क्योंकि जिस बात से मैं सुबह से डर रहा था, वही होने वाला था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आया और आंगन में पहुंचा। विजय चाचा बहुत परेशान दिख रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से भीगा था, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। पिताजी ने उन्हें अंदर बैठाया और पूछा, क्या हुआ विजय, इतना परेशान क्यों हो? विजय चाचा ने कांपती आवाज में कहा कि भाई, मेरी बेटी सुबह से नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई, किसके साथ गई, क्या हुआ। उसे मैं हर जगह ढूंढ आया हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिली। उनका गला भर आया था। मैं वहीं पास खड़ा सब सुन रहा था। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। उनकी बेटी का नाम प्रिया था। वो मेरी छोटी बहन की दोस्त थी। अक्सर घर आती जाती रहती थी, हंसती खेलती, सीधी सादी लड़की थी। विजय चाचा की हालत देखकर माँ भी किचन से बाहर आ गई। उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ भैया? विजय चाचा ने सर पकड़ लिया और बोले, सुबह से नहीं मिल रही प्रिया, स्कूल भी नहीं गई, सहेली के घर भी नहीं है, रिश्तेदारों में भी नहीं है, फोन घर पर ही पड़ा है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पिताजी ने उन्हें पानी दिया और बोले, शांत हो, पहले बैठकर सोचते हैं, आखिरी बार कब देखा था? विजय चाचा बोले, सुबह 7 बजे तक घर में थी। फिर उसकी माँ ने सोचा कमरे में होगी, लेकिन जब 9 बजे देखा तो वो घर में नहीं थी। तब से ढूंढ रहे हैं। मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन मेरी नज़र ज़मीन पर थी। मुझे लग रहा था सबको मेरी धड़कन सुनाई दे रही होगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हुआ चाचा, आप टेंशन मत लीजिए, वो मिल जाएगी। मेरी आवाज़ मुझे खुद अजनबी लगी। विजय चाचा मेरी तरफ देखने लगे और बोले, बेटा, तुमने कहीं देखा उसे? आज मैंने सर हिलाकर कहा कि नहीं चाचा, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप चिंता मत करो, शायद किसी सहेली के घर चली गई हो बिना बताए, वो मिल जाएगी।
माँ ने भी कहा कि हाँ, लड़कियां कभी कभी बताकर नहीं जाती, आप घबराइए मत। विजय चाचा बोले, नहीं भाभी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आसपास फिर देखते हैं, जरूरत पड़ी तो थाने भी चलेंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अगर बात पुलिस तक गई तो सब उलझ जाएगा। मैं तुरंत बोला, पिताजी पहले थोड़ा और ढूंढ लेते हैं, हो सकता है वो किसी जान पहचान वाले के यहाँ हो। पिताजी ने मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों कि मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। विजय चाचा बोले, मैं सब जगह देख चुका हूँ बेटा, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तभी मेरी छोटी बहन भी बाहर आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ पापा? माँ ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, लेकिन उसने विजय चाचा को रोते देखा तो डर गई। फिर धीरे से बोली, प्रिया दीदी नहीं मिल रही क्या? विजय चाचा ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा अगर उसने तुझसे कुछ कहा हो कहीं जाने का तो बता दे। बहन ने सर हिलाया और कहा कि नहीं चाचा, कल शाम बात हुई थी, बस इतना कहा था कि मन अच्छा नहीं है। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मन अच्छा नहीं है, इस एक बात ने मुझे और बेचैन कर दिया। पिताजी ने पूछा, क्यों अच्छा नहीं था, कुछ हुआ था क्या? बहन बोली, मुझे नहीं पता पापा, उसने बस इतना ही कहा था। मैं सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से भाग रहा था। सुबह से जो डर था वो सामने खड़ा था। मैं बार बार सोच रहा था, अगर प्रिया सच में नहीं मिली तो क्या होगा? अगर उसने कुछ कह दिया होगा तो क्या होगा? अगर कोई मुझे झंझोड़ दे तो क्या होगा? मेरे माथे पर पसीना आ गया। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने तुरंत कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। विजय चाचा अचानक बोले, बेटा तुम तो सब बच्चों को जानते हो, उसके दोस्तों में किसी से कुछ पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ पता लगे। मैं एक पल को चुप रह गया, फिर बोला कि हाँ चाचा, मैं पूछता हूँ। मैंने जेब से फोन निकाला, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि स्क्रीन ठीक से खुल नहीं रही थी। मैंने दिखावे के लिए 2-3 नंबर मिलाया और कहा, किसी को पता नहीं है। विजय चाचा निराश होकर बैठ गए। पिताजी ने फैसला किया और बोले, चलो विजय, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पहले मोहल्ले में देखते हैं फिर आगे सोचेंगे। माँ ने कहा, खाना खाकर जाइए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। विजय चाचा जल्दी से उठे और गेट की तरफ बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा अगर कुछ पता चले तो तुरंत बताना। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि जी चाचा। वो चले गए। गेट बंद हुआ तो घर में भारी सन्नाटा छा गया। माँ धीरे से बोली, लड़की सही सलामत मिल जाए। बहन उदास होकर अंदर चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे लग रहा था जैसे दीवारें भी मुझे देख रही हों। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया था। मेरे कदम भारी हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ और बढ़ता जा रहा हो। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा आधा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। मेरा सर झुका हुआ था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा? अगर सबको पता चल गया तो मैं किसका सामना करूंगा? घर वालों का, पिताजी का, माँ का या खुद का? मुझे लग रहा था जैसे दीवारें भी मुझसे सवाल कर रही हों। मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठा रहा। बाहर से लोगों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। गली में बच्चे खेल रहे थे। कहीं बर्तन रखे जाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरे कमरे के अंदर सिर्फ डर था और सन्नाटा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। माँ अंदर आई। उनके हाथ में पानी का गिलास था। वो मेरे पास आकर बैठ गईं और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे चाचा आए थे और बता रहे थे कि प्रिया नहीं मिल रही है, अब तक नहीं मिली। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा कि हाँ माँ, मैं वहीं खड़ा था, मैंने सुना था। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं बेचारी बच्ची कहाँ चली गई, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इतनी सीधी लड़की है, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। जहाँ भी हो ठीक हो। मैं माँ की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे उनकी हर बात मेरे सीने में चुभ रही है। मैंने जल्दी से कहा कि माँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। माँ तुरंत चिंतित हो गई, बोली दवाई लाऊं क्या? मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे माथे को हाथ लगाकर देखा, फिर बोली ठीक है सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, और अगर तबीयत खराब ज्यादा लगे तो मुझे बुला लेना। मैं बस सर हिलाकर रह गया। माँ उठी और धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। उनके जाते ही मैंने लंबी सांस ली, लेकिन चैन फिर भी नहीं मिला। मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। सोचना चाहता था कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद जैसे मुझसे दूर भाग रही थी।
जितनी देर आंखें बंद रखता उतनी ही तेज मेरे दिमाग में प्रिया का चेहरा आने लगता। कभी वो हंसती हुई दिखती, कभी उदास, कभी ऐसे जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं घबरा कर आंखें खोल देता, फिर छत को देखने लगता, लेकिन आंखें खोलने पर भी आराम नहीं मिलता। कमरा घूमता सा लगता था। मैं करवट बदलता रहा, एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ से पहली तरफ, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। मेरे सीने में घुटन सी होने लगी। मैंने उठकर पानी पिया, फिर वापस लेट गया। दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन जितना रोकता उतना ही उसका ख्याल आता। मुझे याद आने लगा कि पिछली बार वो घर आई थी तो कैसे हंस रही थी, कैसे नैना के साथ बातें कर रही थी, कैसे जाते वक्त उसने एक बार मुड़कर देखा था। उस समय मैंने उस नज़र का मतलब नहीं समझा था, या शायद समझकर भी अनदेखा किया था। मैं आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, आंखें खोलता तो भी वही यादें साथ खड़ी मिलती। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने ही दिमाग में फंस गया हूँ। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर की आवाज़ें कम हो गई थी, शायद रात और गहरी हो रही थी। मैं अब भी जाग रहा था। अचानक जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया, लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं थी। कुछ ही देर में मैंने एक बुरा सपना देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा अंधेरा है, बहुत घना अंधेरा, और मैं किसी सुनसान जगह पर खड़ा हूँ। कोई दूर रो रहा है। मैं आवाज़ की तरफ बढ़ता हूँ तो ज़मीन कीचड़ जैसी हो जाती है, पैर भारी होने लगते हैं। फिर सामने प्रिया खड़ी दिखती है। उसके कपड़े मैले हैं, बाल खुले हैं, और वो मुझे देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं चिल्लाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। वो धीरे धीरे पीछे हटती जाती है और अंधेरे में कहीं गुम होने लगती है। मैं भागकर उसे पकड़ना चाहता हूँ, तभी अचानक उसके पीछे से कोई साया आता है और उसे खींच लेता है। वो जोर से मेरा नाम पुकारती है और उसी चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं हाँफ रहा था, मेरा गला सूख चुका था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने तुरंत उठकर कमरे में देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पंखे की आवाज़ थी। कुछ सेकंड तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं सपने में हूँ या सच में। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में हूँ। मैंने माथे का पसीना पोंछा और लंबी सांस ली, लेकिन डर अब भी गया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सपना खत्म नहीं हुआ, बस कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ शांत था, फिर भी मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं बिस्तर से उतरा और धीरे से खिड़की के पास गया। मेरे कमरे की विंडो से गार्डन बिल्कुल साफ दिखता था। वहां हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी, जो बाहर लगे बल्ब से आ रही थी। पेड़ की टहनियां हवा से हिल रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पहले तो सब सामान्य लगा, खाली गार्डन, शांत रात और हिलते पौधे। लेकिन अगले ही पल मेरी सांसें रुक गईं। गार्डन के बीचों बीच कोई खड़ा था, एक लड़की जैसी आकृति, लंबे बाल, सर झुका हुआ, सफेद सा कपड़ा, और बिल्कुल बिना हिले खड़ी हुई। मैं कुछ सेकंड तक जम गया। मेरी पलक नहीं झपकी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या अभी भी सपना चल रहा है। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। वो आकृति अभी भी वही थी। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया और सीधा मेरी खिड़की की तरफ देखने लगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे लगा वो प्रिया थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ मेरा वहम था, मेरा डर था, जो हर चीज़ में मुझे कुछ न कुछ दिखा रहा था। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर ध्यान से देखा तो गार्डन बिल्कुल खाली था। वहाँ सिर्फ पौधे थे, हवा थी और दीवार पर पड़ती हल्की रोशनी थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है। डर इंसान को वो भी दिखा देता है जो होता ही नहीं। मैं दोनों हाथों से चेहरा मलकर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे रात ढलने लगी। बाहर अंधेरा हल्का पड़ने लगा। आसमान पर फीकी रोशनी फैलने लगी। पक्षियों की आवाज़ें आने लगी और चारों तरफ दिन उतरने लगा। मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। आंखें भारी थी, सर बोझल था, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। घर में सुबह की शांति थी। किचन से बर्तनों की हल्की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर के बाद वहाँ माँ आई। उसने मुझे देखा तो रुक गई, फिर बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? आज तुम इतनी जल्दी उठ गए। मैं संभल कर बोला, सब ठीक है माँ, बस मेरी आँख जल्दी खुल गई।
माँ मेरे पास बैठ गई और बोली, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मैं बस उसी बच्ची के बारे में सोचती रही। बेचारी पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। उनकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। माँ फिर बोली, रात में विजय भाई घर आए थे। बता रहे थे कि अभी तक प्रिया नहीं मिली है। पूरा घर परेशान है। उसकी माँ रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। माँ बोलती रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सीधी बच्ची कहाँ चली गई? कहीं किसी ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसका कभी भला न हो। जिसने भी उस बच्ची को रुलाया है उसे चैन न मिले। माँ गुस्से और दर्द में बद्दुआ दे रही थी। मैं पत्थर बना बैठा था, क्योंकि जिस इंसान को वो कोस रही थी वो कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी हर बात मेरे सीने में तीर की तरह लग रही थी। मैं खुद के लिए ऐसी बातें सुन नहीं पा रहा था। मेरे होठ सूख गए थे, गला बंद होने लगा था। मैंने जल्दी से कहा कि माँ, ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो खुद कहीं चली गई हो। माँ ने तुरंत मेरी तरफ देखा और बोली, नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो अब तक मिल जाती। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे घर का रास्ता पता है, फ़ोन करना आता है, किसी को खबर कर देती, ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैंने धीरे से कहा कि हो सकता है किसी सहेली के यहाँ हो। माँ बोली, विजय भाई सब जगह देख आए हैं, रिश्तेदारी में भी पूछ लिया, स्कूल में भी पूछ लिया, आस-पास भी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उन्होंने सर पकड़ लिया। मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि डर सिर्फ उन्हें नहीं, मुझे भी लग रहा है। फ़र्क बस इतना था कि उनका डर किसी अपने के लिए था और मेरा डर अपने किए के लिए। माँ ने फिर कहा कि तुम्हारे पिता ने उन्हें पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा दिया है। अब पुलिस ढूंढेगी तो शायद जल्दी पता चल जाए। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी सांसें जैसे अटक गईं। मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि माँ मेरी हालत न पढ़ ले। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने उन्हें घुटनों पर दबा लिया। माँ बोली, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतर गया? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जल्दी से कहा कि माँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। माँ उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तुम भी पी लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बस सर हिलाकर रह गया। उनके जाते ही मैंने लंबी सांस ली। पुलिस का नाम अब मेरे कानों में गूंज रहा था। अगर पुलिस आई, अगर पूछताछ हुई, अगर किसी ने कुछ देख लिया, अगर प्रिया ने कहीं मेरा नाम लिया हुआ हो, अगर कोई सबूत मिल गया हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं वहीं सोफे पर बैठा रह गया। मेरे सामने दीवार थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था। किचन से चाय की खुशबू आई। माँ कप लेकर लौटी और मेरे सामने रख दिया। बोली, लो पी लो। मैं कप हाथ में लेकर बैठा रहा। चाय से धुआं उठ रहा था, लेकिन मेरे हाथ ठंडे थे। माँ ने पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम कल से बदले बदले से लग रहे हो। मैं एक पल को उन्हें सब बता देना चाहता था, उनके पैरों में गिरकर रो देना चाहता था, कहना चाहता था कि माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगले ही पल डर ने मेरे होठ सिल दिए। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि नहीं माँ, कुछ नहीं, बस नींद नहीं हुई। माँ ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे उन्हें यकीन न हो, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। तभी बाहर गली से लोगों की आवाज़ें आने लगी। शायद सबको खबर हो चुकी थी। मोहल्ले में बातें फैल रही थी। कोई कह रहा था कि लड़की भाग गई होगी, कोई कह रहा था कि किसी ने उठा लिया होगा, कोई कह रहा था कि आजकल का ज़माना ख़राब है। हर आवाज़ मुझे चुभ रही थी। मैं चाहता था कान बंद कर लूँ। माँ खिड़की की तरफ देखकर बोली, लोग भी न जाने क्या क्या बोलते हैं, बेचारे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। मैं अंदर से कांप गया। माँ फिर बोली कि बच्ची सही सलामत मिल जाए और जिसने भी उसे दुख दिया है उसे सज़ा ज़रूर मिले। मैंने कप होठों तक ले जाकर वापस रख दिया, क्योंकि मेरे हाथ अब और ज़्यादा कांप रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे घर की हवा भारी हो गई है, जैसे हर चीज़ मुझसे सवाल कर रही है। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। माँ बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा लेटूंगा। माँ ने कहा कि हाँ जाओ, आराम करो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। मैं बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। हर कदम के साथ एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, अगर सच सामने आया तो सबसे पहले माँ की आंखों में मैं कैसे देखूंगा? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीने के अंदर कोई जोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख जैसी कोई चीज़ अब मेरे अंदर बची ही नहीं थी। पेट खाली था, फिर भी भारी लग रहा था। सर दर्द कर रहा था और शरीर ढीला पड़ चुका था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था, तभी माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने आते ही मुझे देखा और बोली, तुम सुबह से उठे हुए हो और तुमने कुछ नहीं खाया, क्या बात है?
मैंने नजरें झुकाकर कहा कि माँ, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ तुरंत मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखकर देखा। फिर बोली, तुम्हें तो गर्मी लग रही है, शायद बुखार है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं माँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। माँ ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? सुबह से कुछ खाया नहीं है, चेहरा उतरा हुआ है, आंखें लाल हैं। मैं समझ गई हूँ तुम ठीक नहीं हो। मैंने फिर कहा, सच में माँ, बस थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो मुझे ध्यान से देखती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बुखार की वजह बीमारी नहीं, डर था। मेरे अंदर जो घबराहट चल रही थी, वही मेरे शरीर में उतर आई थी। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने धीरे से पूछा, माँ, प्रिया मिल गई क्या? माँ का चेहरा एकदम उतर गया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी तक नहीं मिली। तुम्हारे पिता विजय भाई के घर गए हैं, सब लोग वहीं पर हैं। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से बेचैनी उठी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मन ही मन खुद से कहा कि किसी ने मुझे कुछ करते हुए नहीं देखा, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू शांत रह, ये बात सिर्फ तेरे अंदर है और तेरे अंदर ही रहेगी। मैं बार बार खुद को यही समझाता रहा, जैसे अपने डर को दबाना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैंने लंबी सांस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। फिर माँ से कहा कि मैं भी जाता हूँ, वहाँ देख कर आता हूँ। माँ ने कहा, तुम इस हालत में कहाँ जाओगे? मैंने कहा, ठीक हूँ माँ, घर में बैठकर और घुटन हो रही है, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। माँ ने ज़्यादा नहीं रोका, बस बोली, कुछ खाकर जाओ। मैंने कहा कि अभी मन नहीं है, लौटकर खा लूँगा, और मैं घर से निकल गया। बाहर गली में सुबह की हलचल थी, लेकिन आज माहौल अलग था। हर घर के बाहर लोग खड़े थे, सबके चेहरे पर चिंता थी, सबको एक ही बात करनी थी कि प्रिया नहीं मिली। मैं विजय चाचा के घर की तरफ बढ़ा तो देखा, वहाँ सच में पूरा मोहल्ला जमा था। कोई दरवाजे पर खड़ा था, कोई आंगन में, कोई आपस में बातें कर रहा था, कोई तरह तरह के अंदाजे लगा रहा था, जैसे किसी के दुख से ज्यादा लोगों को खबर में दिलचस्पी हो। मैं अंदर गया तो चाची जमीन पर बैठी थी, उनकी आंखें सूज चुकी थी, लगता था कि रात भर रोती रही हैं। उनके पास दो औरतें बैठी उन्हें संभाल रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई, मेरी बच्ची को वापस ला दो। ये सुनकर मेरा गला सूख गया। मैं नजरें चुराकर खड़ा हो गया। चाचा और पिताजी घर पर नहीं थे। किसी ने बताया वो दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं, रिपोर्ट लिखवाने। मैं ये सुनकर अंदर से फिर हिल गया, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मैं धीरे से चाची के पास गया और बोला, चाची, आप परेशान मत होइए, प्रिया मिल जाएगी, कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद भी थी, दर्द भी था। वो बोली, बेटा, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखो। मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। वहाँ खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आजकल लड़कियां जल्दी बहक जाती हैं, कोई कह रहा था कि नहीं, प्रिया ऐसी नहीं है, कोई बोला ज़रूर किसी ने फुसलाया होगा, कोई बोला सीसीटीवी देखो, कोई बोला फ़ोन निकलवाओ। हर शब्द मेरे कानों में हथौड़े जैसा लग रहा था। मैं भीड़ से हटकर एक कोने में खड़ा हो गया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं बार बार गली की तरफ देख रहा था कि कब पिताजी और चाचा वापस आए। कुछ देर बाद दूर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। सबकी नज़रें गेट की तरफ मुड़ गईं। पिताजी और विजय चाचा वापस आ गए थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। चाचा की आंखों में और ज्यादा डर था, जैसे पुलिस स्टेशन जाकर मामला और सच लगने लगा हो। सब लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? किसी ने पूछा, रिपोर्ट लिखी गई क्या? चाचा ने भारी आवाज में कहा कि हाँ, हमने रिपोर्ट लिखवा दी है, पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सुनकर भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा कि अच्छा है, अब पुलिस ढूंढ लेगी। किसी ने कहा कि आजकल पुलिस जल्दी काम नहीं करती। किसी ने कहा कि बच्ची मिल जाए। बस मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरे पैरों में जान नहीं थी। पिताजी ने एक बार मेरी तरफ देखा, शायद उन्हें लगा मैं बीमार लग रहा हूँ। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, तबीयत ठीक है? मैंने कहा कि हाँ, बस देखने आया था। विजय चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुआ करो मेरी बच्ची मिल जाए। मैं उनकी आंखों में नहीं देख पाया, मैंने बस सर हिला दिया। कुछ देर के बाद पिताजी बोले, चलो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो, यहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है। मैंने कहा, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, साथ चलो। मैं उनके साथ बाहर निकल आया। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। गली में लोग अब भी हमें देख रहे थे, कुछ धीरे से बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे हर कोई मुझे पहचान गया है।
जैसे सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा डर था। घर पहुंचकर पिताजी अंदर चले गए और मैं दरवाजे पर कुछ पल खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। रिपोर्ट लिख गई थी, पुलिस लग गई है। अब खेल बदल चुका है। अब डर सिर्फ अंदर का नहीं, अब डर बाहर भी चलने लगा था। मैं घर आ गया था और घर आकर हॉल में ही सोफे पर लेट गया था। लेकिन शरीर चाहे जितना थका हुआ था, मन को आराम नहीं था। आंखें बंद करता तो वही सब सामने आने लगता और आंखें खोलता तो भी चैन नहीं मिलता। घर में उस समय अजीब सा सन्नाटा था। मेरी छोटी बहन और माँ मासी के घर गई हुई थी। पिताजी भी बाहर थे और मैं अकेला था। तभी दिमाग फिर उसी तरफ चला गया जिस बात से मैं भागना चाहता था। उसी दिन मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था। गली के मोड़ पर मैंने प्रिया को देखा था। वो हाथ में कुछ लिए जा रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, राहुल भाई, ये चीज़ देने जा रही हूँ। मैंने पूछा, किसके घर? तो उसने किसी का नाम नहीं लिया और जल्दी में आगे बढ़ने लगी। तब मैंने हंसते हुए कहा कि अच्छा, पहले मेरे साथ घर चलो, मैंने बर्गर बनाया है, खाकर जाना। वो पहले मना करने लगी, फिर मैंने कहा कि बस 2 मिनट की बात है, फिर चली जाना। वो मुझे जानती थी, घर आना जाना था, इसलिए उसे शक भी नहीं हुआ और वो मेरे साथ घर आ गई। घर में उस समय कोई नहीं था। मैंने उसे हॉल में बैठाया और अपना फ़ोन दे दिया। वो आराम से बैठकर फ़ोन देखने लगी और हंस रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे अंदर कुछ बहुत गलत जाग चुका था। मेरी नज़रें बदल चुकी थी, मेरा दिमाग गंदा हो चुका था। मैं खुद को रोक सकता था, मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे वहीं से बाहर चले जाना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं धीरे-धीरे उसके पास गया और फिर जो हुआ, उसे याद करके आज भी सांसें रुकती हैं। उसने मुझे रोका, वो डर गई थी, वो रोई थी, उसने मिन्नतें की थी, लेकिन उस समय मैं इंसान नहीं रहा था। मैं सिर्फ अपनी गंदी नीयत में अंधा हो चुका था। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ वो नहीं खत्म हुई, उसकी सांसें भी खत्म हो गईं। पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हिलाकर उसे देखता रहा, उसे आवाज़ देता रहा, लेकिन वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से जमे हुए जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैं बार बार कह रहा था, उठो प्रिया उठो, लेकिन वो नहीं उठी। तब मुझे पहली बार अपने किए का एहसास हुआ कि मेरी वजह से एक बच्ची की जान चली गई थी। मेरे हाथों पर उसके निशान थे, मेरे कपड़ों पर मिट्टी और खरोंच थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा कि क्या करूं, किसे बुलाऊं, कैसे बचूं। मेरे अंदर इंसानियत मर चुकी थी, इसलिए पछतावे से पहले डर आया। मैं सोचने लगा, अब अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लोग मार डालेंगे, पिताजी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, माँ की नज़रों में गिर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सबसे एक घटिया फैसला लिया। मैंने उसके शरीर को उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो हल्की थी, लेकिन उस समय मुझे पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। मैं उसे पीछे गार्डन में ले गया, जहाँ मिट्टी नरम थी। वहाँ जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा। हाथ कांपते रहे, सांस टूटती रही, पसीना बहता रहा। फिर मैंने उसे वहाँ दबा दिया, मिट्टी डाल दी, ऊपर से पौधे और सूखे पत्ते फैला दिए ताकि कोई समझ ना पाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जैसे वो मिट्टी फाड़कर बाहर आ जाएगी। जब सब छुप गया तो मैं अंदर आया, हाथ धोए, कपड़े बदले और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। फिर पढ़ने के लिए कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मैं किताब खोलकर बैठा था, मगर हर लाइन की जगह मुझे उसका चेहरा दिख रहा था, उसकी आंखें दिख रही थी, उसका डर दिख रहा था। मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। ये सब याद करते ही सोफे पर लेटा। मैं फिर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं, सीना भारी लगने लगा। तभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर से वापस घर की तरफ आया तो देखा, घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब मेरी पोल खुल गई, अब सबको पता चल गया। मैं कुछ पल दरवाजे पर ही जम गया था, लेकिन फिर किसी तरह अंदर गया तो पता चला पुलिस वाले सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। वो मोहल्ले के हर घर में जाकर पूछ रहे थे, किसने प्रिया को आखिरी बार देखा था, किसे कुछ पता है, कौन कहाँ था उस समय। अभी तक किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला था। ये सुनकर एक पल को राहत मिली, लेकिन वो राहत भी जहर जैसी थी, क्योंकि सच वही था मेरे अंदर जिंदा। पुलिस वाले सवाल पूछ रहे थे, लोग जवाब दे रहे थे। माँ चिंता में थी, पिताजी गंभीर थे और मैं भीड़ में खड़ा ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझे कुछ नहीं पता। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, तुमने उसे देखा था क्या? मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। उसने पूछा, उस समय घर पर थे? मैंने कहा कि जी, मैं पढ़ रहा था।
उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे लगा उसने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया है। उसके जाते ही मेरे घुटने ढीले पड़ गए। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर इस बारे में किसी को पता चला तो पिताजी मुझे जान से मार देंगे। वो गुस्से वाले आदमी हैं, इज्जत उनके लिए सब कुछ है, और माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जो मुझे एक अच्छा इंसान समझती है। मेरी छोटी बहन मुझे भाई कहकर गर्व करती है, वो क्या सोचेगी। मैं खुद को इंसान कहने लायक नहीं बचा था। घर में सब प्रिया के लिए दुखी थे और मैं अपने बचने के लिए डरा हुआ था। यही बात मुझे और अंदर से गिरा रही थी। मैं चाहता था समय पीछे लौट जाए, मैं उस दिन बाहर न जाऊं, मैं उसे ना रोकूं, मैं उसे घर ना लाऊं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। और हर पल ये एहसास कि मिट्टी के नीचे दबी सच्चाई कभी भी बाहर आ सकती है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस वहां से चली गई थी। उनके जाते ही घर में जैसे कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं तुरंत दरवाजे तक गया और धीरे से उसे बंद कर दिया। फिर एक गहरी सांस ली, जैसे अभी अभी डूबते डूबते बचा हूँ। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उनके चले जाने से थोड़ी राहत मिली थी। तभी पिताजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने नजरें बचाते हुए कहा, कुछ भी नहीं पिताजी, मैं बस बाहर से आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। पिताजी कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, जाकर आराम करो। मैंने जल्दी से पास रखे जग से पानी निकाला और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। गला सूख चुका था। पानी पीने के बाद मैं बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सबके सामने ज्यादा देर तक खड़ा रहा तो मेरे चेहरे से सब सच पढ़ लेंगे। कमरे में जाकर मैं बिस्तर पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। मेरे कानों में अब भी पुलिस वालों की आवाज़ गूंज रही थी, उनके सवाल, उनके कदमों की आहट, उनका घर के हर कोने में देखना। मुझे लग रहा था जैसे वो फिर लौट आएंगे और सीधे मेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, सच बता। थोड़ी देर बाद माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आई। उन्होंने धीरे से प्लेट मेरे सामने रखी और बोली, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब खा लो। मैं प्लेट को देखकर सच में खुश हो गया था, क्योंकि 2 दिन से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। डर ने मेरी भूख मार दी थी, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा था। पेट खाली था और कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने बिना कुछ बोले खाना खाना शुरू कर दिया। माँ मुझे देखती रही, फिर बोली, देखो कितना कमजोर लग रहे हो, खुद का ख्याल रखा करो। मैंने बस सर हिला दिया। मैं चैन से बैठकर खाना खाता रहा, जैसे कुछ देर के लिए सब भूल जाना चाहता हूँ। खाना खत्म हुआ तो माँ प्लेट उठाकर चली गई। उनके जाते ही मैं फिर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन घर और मोहल्ले का माहौल वैसा ही भारी रहा। पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखे हुए थी। कभी किसी से बात करती, कभी किसी को थाने बुलाती, कभी आसपास वालों से पूछती, किसने क्या देखा, किस समय देखा। मैंने अब बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ज्यादा बाहर जाऊंगा, लोगों से बातें करूंगा या कहीं दिखूंगा तो सबको मेरे ऊपर शक होगा। इसलिए मैं ज्यादातर घर में ही रहता था और अपने कमरे से कम ही निकलता था। माँ कई बार पूछती थी कि क्या हुआ है, इतने चुप क्यों रहते हो। मैं हर बार कह देता कि बस मन नहीं लग रहा। पिताजी भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें लगा कि मैं डर गया हूँ, क्योंकि मोहल्ले की लड़की गायब हुई है, लेकिन सच सिर्फ मैं जानता था। मैं अपने कमरे में घंटों बैठा रहता, कभी किताब खोल लेता, कभी मोबाइल हाथ में ले लेता, लेकिन न पढ़ाई होती थी, न ध्यान लगता। हर छोटी आवाज पर मैं चौंक जाता। गेट खुली तो डर लगता, बाहर किसी गाड़ी के रुकने पर डर लगता, कोई नाम लेकर बुलाए तो दिल धड़कने लगता। रात को नींद भी टूट टूट कर आती और सपनों में बार बार वही चेहरा दिखता। एक दिन दोपहर में अचानक बाहर बहुत शोर हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पुलिस फिर से आई थी, लेकिन इस बार उनके साथ सूंघने वाले कुत्ते भी थे। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, सीना जकड़ गया, क्योंकि मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। अब वो सीधे पीछे गार्डन तक पहुंच जाएंगे, अब मिट्टी के नीचे दबा सच बाहर आ जाएगा। मैं घबराकर कमरे से बाहर आया और माँ से कहा कि गेट बंद कर दो, बाहर बहुत लोग इकट्ठा हैं। माँ ने मेरी तरफ देखा, शायद उन्हें मेरी आवाज़ में डर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस जाकर गेट बंद कर दिया। मैं वापस कमरे में आ गया और दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनने लगा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लोगों की बातें, पुलिस वालों के आदेश, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था, अगर वो यहाँ आ गए तो क्या करूँगा, भागूंगा, कहाँ जाऊँगा, क्या कहूँगा। कुछ देर के बाद आवाज़ें दूर होने लगी,
फिर मोहल्ले का शोर कम हो गया। मैं धीरे से बाहर निकला तो पता चला पुलिस आगे वाली गली में चली गई थी। उन्हें कुछ खास नहीं मिला था। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे मौत सामने से लौट गई हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, शायद किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दिन गुजरते गए, 1 हफ्ता बीत गया। पुलिस आती जाती रही, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मोहल्ले में बातें धीरे धीरे कम होने लगी। लोग अपने कामों में लगने लगे। कोई कहता कि लड़की भाग गई होगी, कोई कहता कहीं दूर चली गई होगी, कोई कहता पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैं ये सब सुनता और अंदर ही अंदर अपने आप को समझाता कि अब मामला ठंडा पड़ रहा है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अब सब धीरे धीरे भूल जाएंगे। मैं पहले से थोड़ा सामान्य होने लगा था। कमरे से बाहर निकलने लगा, कभी छत पर चला जाता, कभी हॉल में बैठ जाता। माँ भी कहती कि अब ठीक लग रहे हो। मैं बस मुस्कुरा देता, लेकिन सच ये था कि मैं ठीक नहीं था। मैं सिर्फ डर के साथ जीना सीख रहा था। हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचता, अगर उस दिन मैंने खुद को रोक लिया होता तो आज ये सब ना होता। मैं कभी कभी पीछे गार्डन की तरफ देखने से भी बचता था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी मुझे घूरती हुई लगती थी। जैसे वो चुप है, लेकिन हमेशा चुप नहीं रहेगी। मैं ये मानने लगा था कि अगर 1 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा। पुलिस को कुछ नहीं मिला तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मैं अपने आप को दिलासा देता रहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सच चाहे जितना दबा दो, वो मिट्टी में दफन नहीं रहता। एक दिन वो खुद रास्ता बनाकर बाहर आता है। अब ये सच भी एक दिन सबके सामने आने वाला था। तब ना मैं बच पाऊंगा, ना मेरा झूठ, ना मेरा डर, न मेरा चेहरा, जिसने इतने दिनों से सबके सामने मासूम बनने का नाटक किया था। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी और यूं ही दीवार को देख रहा था। बाहर से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। माँ शायद किचन में थी, पिताजी हॉल में बैठे होंगे। सब कुछ ऊपर से सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अब भी वही डर जिंदा था जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ रह रहा था। तभी बाहर हॉल से कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। आवाज़ थोड़ी सख्त थी, जैसे कोई पूछताछ कर रहा हो। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैं धीरे से उठा और दरवाजे तक गया। फिर बाहर आया तो देखा पुलिस वाले हमारे घर के अंदर खड़े थे। 2 सिपाही और एक अफसर पिताजी से बातें कर रहे थे। पिताजी के चेहरे पर सख्ती थी। माँ एक तरफ खड़ी घबराई हुई थी। मेरी छोटी बहन कोने में चुप खड़ी थी। मुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे सबकी नज़र एक साथ मेरे ऊपर टिक गई हो। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, गला सूख गया। मैं वहीं रुक गया। पुलिस अफसर ने मुझे देखा और सीधे कहा पुलिस अफसर ने मुझे देखा और सीधे कहा, आ गए तुम, अच्छा हुआ। अब सच बता दो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सख्ती थी कि मेरी रीढ़ तक ठंडक उतर गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब भी मासूम बनने का ड्रामा कर रहा था। मैं चाहता था किसी तरह ये पल निकल जाए, लेकिन अब मेरे बचने का रास्ता खत्म हो चुका था। उस अफसर ने जेब से फ़ोन निकाला और कहा, अच्छा समझ नहीं आ रहा तो ये देखो। उन्होंने फ़ोन की स्क्रीन सबकी तरफ कर दी। उसमें सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। गली के मोड़ वाली दुकान के बाहर लगा कैमरा था। वीडियो में साफ दिख रहा था मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ, फिर उसे अपने साथ घर की तरफ लेकर आ रहा हूँ और कुछ देर के बाद हम दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वीडियो देखकर मेरी सांसें रुक गईं, मेरे हाथ ढीले पड़ गए। मुझे लगा जैसे जमीन हिल गई हो। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें फैल गईं। पिताजी पत्थर की तरह खड़े रहे। बहन मुझे देखती रह गई और मैं समझ गया कि अब सब खत्म हो गया। मैं भी झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैंने सबको यही कहा था कि मैंने प्रिया को देखा तक नहीं था। अब वीडियो में सब साफ था। पुलिस अफसर बोले, अब भी कुछ कहना है? मेरे होंठ कांप रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक सर झुकाए खड़ा रहा। फिर मेरे अंदर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई। मैंने रोते हुए कहा कि हाँ, मैं उसे घर लाया था। सब लोग सुन रहे थे, मैं टूट चुका था। मैंने कहना शुरू किया, उस दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने उसे बहाने से अंदर बुलाया। मैंने उसे फ़ोन दिया। फिर मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। वो रोई थी, डर गई थी। मैंने उसे छोड़ा नहीं, फिर वो मर गई। ये कहते ही माँ ज़ोर से चीखी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बहन रोते हुए माँ के पास भागी। पिताजी ने एक कदम पीछे लिया, जैसे उन्हें मुझसे घिन आ गई हो। विजय अंकल भी उसी समय पुलिस के साथ आए थे। मेरी बात सुनते ही वो मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहे थे कि तूने मेरी बच्ची को मार दिया। पुलिस वालों ने उन्हें मुश्किल से अलग किया। मैं ज़मीन पर गिर गया था।
मेरे चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन उस दर्द से बड़ा दर्द वो था जो सबकी आंखों में दिख रहा था। पिताजी मुझे ऐसी नज़र से देख रहे थे जैसे मैं उनका बेटा नहीं कोई जानवर हूँ। उन्होंने गुस्से और टूटे हुए स्वर में पुलिस वालों से कहा कि इसे ले जाओ, आज से इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं पिताजी की तरफ बढ़ना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। माँ होश में आकर रो रही थी और मेरा नाम लेने के बजाय बस यही कह रही थी कि मैंने किसे जन्म दिया। बहन कोने में सिसक रही थी। विजय अंकल दीवार पकड़कर खड़े थे। उनका रोना देखना सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक जान नहीं ली थी, मैंने पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। पुलिस ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और मुझे बाहर ले जाने लगी। गली में लोग जमा थे, सब मुझे घूर रहे थे, कोई मुझे गालियां दे रहा था, कोई थूक रहा था, कोई कह रहा था कि ऐसे लोगों को जिंदा मत छोड़ो। मैं सर झुकाए चलता रहा। जिस गली में कभी मैं सामान्य लड़के की तरह चलता था, आज वहीं मैं एक अपराधी बनकर जा रहा था। पुलिस जीप में बैठते समय मैंने एक बार घर की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था, माँ अंदर रो रही थी, पिताजी मुंह फेर कर खड़े थे और मुझे समझ आ गया था कि मैंने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, मैंने अपना घर भी खो दिया था। थाने में पूछताछ हुई, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। फिर मुझे जेल भेज दिया गया। केस चला, अदालत में सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज थी, मेरी कबूलियत थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, बचने का कुछ नहीं था। जज ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उस दिन अदालत में मैं खड़ा था, लेकिन अंदर से पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब मैं जेल में बैठा हूँ, लोहे की सलाखों के पीछे दिन गिनता हूँ। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद करता हूँ तो प्रिया का चेहरा सामने आ जाता है। उसकी डरती हुई आंखें, उसकी आवाज़, उसका रोना सब सुनाई देता है। मैं सोचता हूँ अगर उस दिन मैंने खुद को रोक लिया होता, अगर इंसान बना रहता, तो आज एक बच्ची जिंदा होती, मेरा घर बसा होता, माँ की आंखों में शर्म नहीं होती, पिताजी मुझे बेटा कहते, बहन सर उठाकर चलती। लेकिन मैंने अपनी गंदी नीयत में सब खत्म कर दिया। मुझे अपने गुनाह पर बहुत पछतावा है, लेकिन पछतावे का कोई मतलब नहीं जब नुकसान हो चुका हो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक पल में पूरी ज़िंदगी जला देते हैं। मैंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी, और अब जो बचा है वो सिर्फ पछतावा है, सज़ा है, और हर दिन अपने किए के साथ जीने की मजबूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।